हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर सीरीज और हम इकोनॉमिक्स वाले करंट अफेयर कर रहे हैं। इसके 2 लेक्चर रिमेनिंग हैं। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वाला पार्ट और कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल बी डन विद द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। और जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं वो टॉपिक्स हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप करंट अफेयर्स में वही टॉपिक्स करें, रेस्ट अपने स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर टॉपिक। अब हमें पहले फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं। एक तो 16% कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी है एग्रीकल्चर का। फिजिकल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फिजिकल ईयर है 24, और इंप्लॉयमेंट में शेयर है 46%। एवरेज एनुअल ग्रोथ है 5%, अगर हम 17 से लेकर 23 तक की बात करें। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट एंड रैंक्स सेकंड इन राइस, व्हीट, शुगर केन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्राउंड नट। दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको ये इंश्योर करते हैं कि भाई जब आप कभी भी लिखो कोई चीज, इंट्रोडक्शन लिखो, तो उसमें आपके पास एक ऐसा अगर ये डाटा पॉइंट है तो आंसर को अच्छा बना देता है। और आपको पहले भी बताया था, इकोनॉमिक्स में हम जो फोकस कर रहे हैं, जो बच्चों के आंसर होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो फिलोसफिकल हो जाते हैं। होने क्या चाहिए? डाटा मतलब लेड होने चाहिए। अगर वो डाटा या फैक्ट्स आपके पास नहीं है तो आप जो भी बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ट्राई करें, तभी आप देखेंगे यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है उसमें नंबर कम आते हैं, बिकॉज आपके पास फैक्ट्स नहीं होते हैं कहने के लिए। अब क्वेश्चन आता है पहला कि एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला जो चैलेंज आता है वो आता है लैंड फ्रेगमेंटेशन को लेके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन को लेके आपने को पहले बताया था। Average size of operational holdings has decreased from 2.28 hectares in 1970 to 1.08 in 2015-16। अब ये फैक्ट पुराना है, पर आप बता रहे हो कि लैंड फ्रेगमेंट हो रहा है, तभी लैंड कंसोलिडेशन की बात होती है। क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं है, पैडी एंड व्हीट साइकिल, एंड दिस अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सीरियल्स इन 2023 और 24 शोज हम राइस व्हीट साइकिल में फंसे हुए हैं, और उसके कारण एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट होता है। दिस इज एनएसओ रिपोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट को रिपोर्ट के साथ ही लिखें कि इस रिपोर्ट ने ये बोला है, तो और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है आंसर की। क्लाइमेट को वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट है, अ पोटेंशियल 2% इंक्रीज इन एनुअल टेम्परेचर एंड 7% इंक्रीज इन एनुअल रेनफॉल बाय 2019 कुड लीड टू 8 to 12% डिक्लाइन इन इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखेंगे बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे पास लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग नहीं है, स्टोरेज हाउसेस नहीं है। तो 1,52,000 अप्रोक्सीमेटली एनुअल लॉस होता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्टडी। तभी फूड प्रोसेसिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बोला जाता है इट इज अ सन राइजिंग इंडस्ट्री। तो उस सेंस में देखें तो वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी है। लो मैकेनाइजेशन है, बिकॉज फार्म साइजेस ही बड़े छोटे हैं, तो द फार्मर्स हैव नो इंसेंटिव टू गो फॉर अ फार्म मैकेनाइजेशन। भाई देखें, ब्राजील में 75% है, यूएसए में 95% है, इंडिया में इट्स ओनली लेस देन 50%, 40 to 45%। रिमेंबर दैट फैक्ट। पक्का आएगा क्वेश्चन ये कि फार्म मैकेनाइजेशन क्यों कम है, रीजंस, और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या कर रही है। जैसे हमारा होता है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड पूलिंग कर रही है, जिसके कारण क्या हो, टेक्नोलॉजी का यूज करना या मैकेनाइजेशन करना फार्म के लिए इंसेंटिवाइज हो जाए। या फिर हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटर बनाते हैं जहां पे फार्मर्स उनको हायर कर सकते हैं इक्विपमेंट्स को मैकेनाइजेशन प्रमोट करने के लिए। अदर आते हैं वाटर स्कार्सिटी, एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च के बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं कहां, फील्ड तक, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में इशू है। और ये दीज आर ब्रॉडर इश्यूज। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर में चैलेंज का, आपने 5 पॉइंट स्पेसिफिक लिख दिए, योर गेम इज डन। तो बस यहीं तक आपको करना है कि आपको किसी भी टॉपिक के 5 स्पेसिफिक पॉइंट आते हो, बाकी तुम कहानी बना दोगे वो भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट ट्राई कि 7 में से 5 पॉइंट तो बड़ी फैक्चुअल हो, जो पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखा दें। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ये आपने पहले पढ़े भी हुए हैं। जैसे एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशिंग को लेके है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। एक हमारे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लेके आए हैं, और एक हमारा क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हम आप पढ़ते हो प्री के टाइम पे, तो मैंने आपको वैसे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बट दीज यू कैन मेंशन। पेपर में ऐसे नहीं मेंशन करने हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यू हैव टू मेंशन वन फीचर ऑफ द स्कीम। पेपर में जो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं मेंस में जो आते हैं, उसका रीजन क्या होता है, एक ही होता है,
आप बता देते हैं ये करो, कैसे करो और क्यों करो वो नहीं बता रहे, हाउ एंड वाई नहीं होता आंसर में। ऑलवेज मेंशन ये किया है और इसमें ऐसा किया है उससे ये हुआ। ऑलवेज मेंशन वन फीचर, वही आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, ना कि जो फैक्ट्स हैं वो दिखाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है अशोक दलवाई कमेटी, नेवर फेल टू मेंशन दिस कमेटी व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन एग्रीकल्चर। बड़ी फेमस कमेटी है अशोक दलवाई कमेटी। इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम फार्म एग्रीकल्चर को सही करना है तो पहला काम क्या है, जो फार्म लेबर है सरप्लस उसको नॉन फार्म जॉब्स दे दो, अगर आपको फार्मर की इनकम बढ़ानी है, क्योंकि भाई फार्मिंग में इतने लोग काम नहीं कर सकते हैं, उससे इनकम नहीं बढ़ने वाली है। यू हैव टू गो फॉर अ नॉन फार्म जॉब्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपोनेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, या फिर रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी लेके आए या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए ताकि वहां पे भी इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हो, वो रहता है। अडॉप्ट सेकेंडरी एग्रीकल्चर टू प्रमोट वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज बाय फार्म जनरेटर नेचुरल रिसोर्सेज अदर देन प्रिंसिपल यील्ड, ताकि सेकेंडरी एग्रीकल्चर फोकस हो। वर्ड क्या है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, और वर्ड क्या है, प्रमोट्स वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज। फिर आता है रीडिफाइनिंग मैंडेट ऑफ एग्रीकल्चर to generate raw materials to support industrial enterprises, for example chemicals, construction, energy, fiber and food। आता ना टेक्निकल फाइबर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल आ गई, वैसा काम किया जाए। रीडिफाइनिंग मैंडेट ऑफ एग्रीकल्चर, सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना नहीं है, टू जनरेट रॉ मटेरियल्स किसके लिए, टू फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। वाटर मैनेजमेंट है भाई, वही बोल रहे थे कि माइक्रो इरिगेशन, प्रिसाइज इरिगेशन आए, ताकि जितना पानी चाहिए उतना ही जाए, इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वाटर का लॉस भी बचता है, और जो हमारा प्रॉब्लम है कि इरिगेशन नहीं कर पाते, पानी कम है, वो भी दूर हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू विल बी एबल टू यूज द वाटर वेरी वेरी एफिशिएंटली थ्रू प्रिसाइज इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन, और ग्राउंड रिचार्ज भी होगा। और हम क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम सिर्फ उन पे डिपेंड नहीं रहेंगे जो बहुत ही वाटर इंटेंसिव हैं, हम बाकी क्रॉप्स भी कर पाएंगे अगर आपके पास वाटर अच्छा है तो। Diversification of sector, for example, from only food grains to lead to fruits, vegetables and flowers, बड़े important है horticulture। Achieve doubling farmer incomes, the committee aimed for this target, कि हमें ये multiple steps लेने पड़ेंगे। अशोक दलवाई कमेटी बोलती है if you double the farmer income। अब फार्म इनकम डबल नहीं हो रही है, मेन इशू क्या है, आजकल एग्रीकल्चर रेन्यूमरेटिव नहीं है। एक टाइम था इंडिया में फूड प्रोडक्शन को लेकर इशू था कि हमारे प्रोडक्शन कम है, आज इशू है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है पर उसके प्राइसेस नहीं मिल रहे, किसको, फार्मर्स को, तो उसको लेके ये इशू है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, बड़ी दो स्कीम इंपॉर्टेंट है, पीएम धन्य कृषि योजना, एक है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ये चीजें हम देखते हैं, एक एग्रीकल्चर मिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक्सपोर्ट को लेके हैं, और पीएम धन्य कृषि योजना। ये तीनों स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक पन्ने पे आपको लिख दी हैं, इसको हम देख लेते हैं 5 मिनट में, फिर हम आगे करेंगे। अब एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये लॉन्च की थी पिछले बजट में, बट इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि जो भी हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है which was launched in 2018 to quickly and effectively transform 112 of the most underdeveloped districts। वो underdeveloped districts हैं, मतलब कोर पॉइंट ये है। अब हमें फोकस है aims to enhance the livelihood of 3 crore farmers through targeted interventions and infrastructure development within the, कि जो भी एरियाज जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, हमें बस एग्रीकल्चर में वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। भाई वो एरिया जहां पे सिचुएशन बहुत ही खराब है, मतलब वो एस्पायर कर सकते हैं फॉर समथिंग गुड, वहां पे हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वहां पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना है, जीरो हमारा ना जीरो बजट फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज होनी चाहिए ताकि फार्मर को अपना सामान जल्दी ना बेचना पड़े, अपना सही प्राइस भी ले पाए, इरिगेशन अच्छी होनी चाहिए, माइक्रो इरिगेशन एंड ऑल, एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। तो जिस भाई मान लो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में या कुछ एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ही खराब है, तो वहां पे हमने दैट नीड बेस्ड या जहां पे एक्चुअल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए उसके बेसिस पे स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना। अब अगला आता है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अब एग्रीकल्चर में अगर डिजिटल एस्पेक्ट नहीं आएगा, डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट लगा लें, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। जब ड्रोन, एक ड्रोन है, वो ड्रोन दीदी स्कीम है कि भाई ड्रोन्स लेके आने एग्रीकल्चर में, एंड वी आर डूइंग वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू दैट, कि वुमेन भी है, एग्रीकल्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तीनों आपने मिक्स कर दिए कंपोनेंट्स, एंड यू आर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर इन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर।
अब एक है एग्री स्टैक, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया स्टैक है ना, वैसे एक एग्री स्टैक है। स्टैक मतलब ये समझे बस कि एग्रीकल्चर के एरिया में जो भी आपके क्या स्टेक होल्डर्स हैं, सारे आर इंटीग्रेटेड ऑन दैट। किसान की पहचान, a farm centric digital public infrastructure to streamline schemes and service delivery to farmers with 3 components: farm registry, farm का आईडी होगा फार्मर का, जियो रेफरेंस विलेज मैप्स होंगे, क्रॉप जोन रजिस्ट्री होगी। फार्मर ने बताया मेरा आईडी है, ये मेरा क्रॉप जो है मैं शो करता हूं वो रजिस्ट्री है उसकी। जियो रेफरेंस मतलब जो उसका विलेज का मैप है, उसके बेसिस पे कौन कौन सी स्कीम्स फार्मर के लिए हैं, क्या क्या वो ले सकता है, वो सारा काम लिंक्ड है एग्री स्टैक। तो ऑल द स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली इंटीग्रेटेड इन दिस प्लेटफॉर्म, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके पास स्कीम्स पहुंच पाए। एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू इंटीग्रेट रिमोट सेंसिंग डाटा ऑन क्रॉप्स। भाई हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंस करते हैं, क्रॉप्स का डाटा है, सॉइल का एंड वाटर सोर्सेज इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशियल सिस्टम। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस की टारगेट्स: create digital identities for 11 crore farmers over 2-3 years and digital crop survey to be launched so that सभी डिस्ट्रिक्ट का पता लग जाए कि कौन कौन सी क्रॉप है, ताकि हमें क्रॉपिंग पैटर्न पता लगे, उसके बेसिस पे हम उसको उसमें इंटरवेंशंस कर पाएं और इनोवेशन कर पाएं। और डाटा इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑल द स्कीम्स, हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, हमारे पास क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, हमारे पास पीएम किसान स्कीम है, सभी का डाटा लें और फिर देखें भाई क्या है कंडीशन फार्मर्स की। अनलेस और अंटिल यू डोंट हैव अ डाटा, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अ प्रिसाइज इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। तो पर राइट डाटा विल गिव यू अ राइट पॉलिसी एंड दैट विल प्रमोट अ जस्ट पॉलिसी फॉर द फार्मर्स, तभी फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और एग्रीकल्चर ग्रो कर पाएगा। दिस इज द होल फंडा ऑफ दैट। तो एक तो डिजिटल स्पेस का यूज करके फार्मर को स्कीम्स तक जोड़ा जा रहा है, फिर फार्मर्स का डाटा यूज करके स्कीम्स बनाई जा रही हैं, और जो हमारा डाटा ऑन क्रॉप सॉइल है उससे हम अपनी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं। तो ऑल दीज कंपोनेंट शुड बी मेंशन्ड। अब पेपर में डायरेक्टली तो आने वाले नहीं है, तो दीज स्कीम्स विल बी यूज्ड समवेयर ताकि आपका आंसर और सब्सटैंशिएट या ऑब्जेक्टिव बन पाए, ना कि सब्जेक्टिव बन पाए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाला ग्लांस। अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो अब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। एग्रीकल्चर की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? दैट रोल हैज टू बी प्लेड बाय एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। अब आपको जब क्वेश्चन आता है भाई कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, पहले ये तो पता हो कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेके कंडीशंस क्या है, सिचुएशन क्या है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, 8% डिक्लाइन इन 2023 एंड 24। हमारा जो $60 बिलियन का टारगेट है 2022 का था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं? अराउंड $49 बिलियन। वेल इंपोर्ट्स डिक्लाइंड बाय 8%, 32 बिलियन। अकॉर्डिंग टू WTO's ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू, इंडिया हैज 2.4% ऑफ शेयर इन ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स में कितना है? 1.9। और अगर हम रैंकिंग करें तो इंडिया रैंक इज 9th। तो ये मेंशन करना पड़ेगा आपको फैक्ट्स। और मेजर की जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी वही है बासमती राइस, सबसे ज्यादा मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, ये सबसे ज्यादा है। पता होना चाहिए, जब इंट्रोडक्शन लिखो तो बता दो भाई ये कंपोनेंट्स हैं, इतना अमाउंट है, इतना कंट्रीब्यूशन है, ये टारगेट है, सब पता होना चाहिए, तभी आंसर स्पेसिफिक बनेगा। नहीं तो हवा में बातें करते रहोगे कि क्या टारगेट है पता नहीं है, हमें ग्रोथ करनी है, कितनी करनी है, 60 बिलियन का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, अभी कितना है? $50 बिलियन का, US डॉलर का। अब नीड फॉर न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो पहले तो ये है कि हमने एग्रीकल्चर को बड़ा ही प्रोटेक्टिव बना के रखा है। हमने RCEP साइन नहीं किया बिकॉज ऑफ डेयरी सेक्टर को बचाना था। बहुत जगह हमारा फार्मिंग सेक्टर इज नॉट कॉम्पिटिटिव बिकॉज हमारा मैकेनाइजेशन नहीं है, तो कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बाकी अगर हम जब भी फ्री ट्रेड करेंगे इसको लेके, तो हमेशा इंडिया के फार्मर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तभी एक फोकस रहता है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा मॉडर्नाइज करें, मैकेनाइज करें, टेक्नोलॉजी लेके आएं, ताकि इंडिया का फार्मिंग सेक्टर कंपीट कर पाए, हम उसको ट्रेड कर पाए। और एग्रीकल्चर ग्रोथ डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे। अब यहाँ पे आती है प्रिविलेंस ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। भाई हम गवर्नमेंट चाहती है, जब गवर्नमेंट को क्या होता है, अगर मान लो किसी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हुआ सही तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी एक्सपोर्ट पे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी चेंज होती है इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर, तो फार्मर को पता ही नहीं होता कि हमारा आगे का स्टेप क्या रहेगा। तो वो जो सोइंग होती है वो डिपेंड इस बात पे होती है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, और एक्सपोर्ट पॉलिसी बड़ी क्या है, जिग-जैग फॉर्म में चलती है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है कि इतना होगा तभी बेचोगे, ताकि डोमेस्टिक हमारा प्रोडक्शन कम ना हो जाए, सप्लाई कम ना हो जाए, तो उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को रखते हुए हम कभी एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाते रहते हैं। ग्लोबल प्राइस सेंसिटिविटी है, इंडियन एक्सपोर्ट्स राइजेस विद ग्लोबल प्राइस सर्जेस बट डिक्लाइंस व्हेन ग्लोबल प्राइस फॉल्स। और ये एग्रीकल्चर बड़ा ही
ऐसा है पेशा जो बड़ा ही क्या है, नेचर डिपेंडेंट है। WTO इशू है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकॉज वहां पे क्वालिटेटिव इश्यूज हैं। तो इंडिया राइस एक्सपोर्ट कर्व्स फॉर इंस्टेंस लेड टू 25% ग्लोबल प्राइस सर्च। लिमिटेड बास्केट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, बताया था राइस एंड शुगर काउंट फॉर 37% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स। और जब हम राइस करते हैं एक्सपोर्ट तो वर्चुअल वाटर का ट्रेड करते हैं कि इंडिया से पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि राइस के कल्टीवेशन में बहुत पानी चाहिए। तो अगर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट दैट इज इम्पैक्टिंग इंडियाज वाटर लेवल। ये भी हमें बोला जाता है कि भाई तुम पानी बाहर भेज रहे हो, पानी की तो कमी है। तो राइस के एक्सपोर्ट मतलब वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट। वे फॉरवर्ड सिंपल है सर, पहले तो एक काम है अपने क्वालिटी अच्छी करें, तो ऑर्गेनिक फूड पे फोकस करें और प्रोसेस फूड आइटम्स, क्योंकि बाहर डिमांड है वेस्टर्न वर्ल्ड में। मोर टेक्नोलॉजी लेके आएं, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं एंड डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि जब तक तुम डाइवर्सिफाई नहीं करोगे अपने उसको एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर में नहीं जाओगे, फूड्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं जाओगे, अनटिल आंसर ये नहीं करोगे, हमारा 100 बिलियन टारगेट है जो 2030 का नीति आयोग ने बोला था, वो शिफ्ट पूरा नहीं हो पाएगा। दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। एक आता है मखाना एंड मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे कहीं अब ये टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर ब्रॉड एग्रीकल्चर की मार्केटिंग भी पूछ लेते हैं, एग्रीकल्चर के इश्यूज पूछ लेते हैं, सॉल्यूशंस पूछ लेते हैं, पर दीज पॉइंट्स विल बी यूज्ड व्हाइल यू आंसरिंग योर क्वेश्चन, ये पक्का है। तो उस सेंस में हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूनियन बजट ने, अब देखें इसमें, मखाना इज एन इंपॉर्टेंट एक्वाटिक फ्लावरिंग क्रॉप, और विद अ बोटेनिकल नेम, हमें क्या लेना इसका बोटेनिकल नेम, पर आपको यह पता होना चाहिए क्यों गवर्नमेंट से फोकस कर रही है और क्या इसमें चैलेंजेस हैं एंड व्हाई दिस इज प्रमोटेड एंड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो पहला है टेम्परेचर। तो भाई एक चीज तो हमने इसके बड़ी क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और फार्मर की, क्योंकि ये भाई हाई वैल्यू हैं क्रॉप्स, इससे फार्मर की इनकम बहुत बढ़ेगी, तो क्रूशियल फॉर फार्मर्स इनकम। और ये इट सपोर्ट वेटलैंड इकोसिस्टम बिकॉज आप देखेंगे प्रेफर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल शुड बी हाई 100 to 250 सेंटीमीटर, और it is grown in stagnant perennial water bodies like ponds, oxbow lakes and swamps. बिहार is a major producing area. तो जब बोलते हैं ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आओ, तो कौन लेके आएगा, मखाना लेके आएगा। कौन उगा रहा है, बिहार 90%। हाई वैल्यू क्रॉप है, वेटलैंड में हो सकती है, तो बातें क्या हैं, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है कि ग्रोथ हर एरिया तक पहुंचे। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचानी है तो टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस करें, बिहार में पहुंचानी है तो मखाना पे फोकस करें। तो यू दैट्स व्हाई स्कीम आई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या डिस्ट्रिक्ट से लिंक्ड है एक्सपोर्ट स्कीम, ताकि डिस्ट्रिक्ट का अपना क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट है जो वो प्रोड्यूस करता है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट को, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप फोकस करोगे उस पर, देन डिस्ट्रिक्ट विल ऑल्सो ग्रो। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन द ओवरऑल ग्रोथ, लेट्स फोकस ऑन दैट ऑल रीजन शुड ग्रो। तो गवर्नमेंट का वही रहता है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट स्कीम रहती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रहता है, ये आपको समझना है। अब आता है कि भाई जो ये है, इसकी ग्लोबल मार्केट कितनी है, ये आपको नहीं भूलना है। इसकी ग्लोबल मार्केट क्या है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। अब इसमें देखें, द ग्लोबल फॉक्सनट मखाना मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $45.6 बिलियन एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। मखाना जो हमने बोर्ड बनाया है, न्यू बना है, इसका गेम सिंपल है, रिसर्च पे फोकस करो, क्वालिटी पे, वैल्यू एडिशन पे एंड मार्केट डेवलपमेंट पे, ताकि मखाना की जो प्रोडक्शन बढ़े और उसकी क्या हो, डिमांड बढ़े, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस कर पाए। तो आप इस सेम फैक्ट को 10 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो हाई वैल्यू फार्म प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, देन फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया तब भी चल जाएगा, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो यू कैन फोकस, और इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। और वैसे इस सेंस में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर कोई कह रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रमोशन ऑफ दिस मखाना, दिस क्रॉप, मल्टीपल बेनिफिट्स अक्रॉस एनवायरमेंट, हेल्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ, फार्मर, रीजनल ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, सब कुछ आ जाएगा इसमें। मेन चीज क्या है भाई, इश्यूज क्या है, ग्लोबल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तभी तो भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स ईयू में नहीं जा पाते ना, क्योंकि उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। तो एक तो इशू रहता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो, उसके कारण हमें, जब तक हम क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे इसकी, तब तक एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। फिर बिहार का ओनली 2% मखाना बाहर जाता है, 90% इंडिया में मखाना बनता है बिहार में, और सिर्फ 2% जाता है बिहार से बाहर। इट शोज दैट बिहार से जो मखाना बन रहा है उसकी बाहर वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्वालिटी इश्यूज, लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
forces to sell raw मखाना at lower prices to companies outside बिहार। जब हमारे पास प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप रॉ मटेरियल भेज रहे हो। ऊपर भी आया था, उसने बोला था दलवाई कमेटी ने, एग्रीकल्चर को सिर्फ रॉ मटेरियल की ना डील करो, आप उस रॉ मटेरियल को कहाँ बेच पा रहे हो इंडस्ट्री से, उससे लिंक करो ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। सेम है मखाना के लिए, अगर रॉ मखाना बेचोगे तो फिर इनको बेचोगे बाहर वाली कंपनीज को, तो फिर बिहार ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज वैल्यू एडिशन बिहार नहीं कर रहा है। लो प्रोडक्टिविटी 1.7 टू 1.9 टन पर हेक्टेयर कंपेयर टू पोटेंशियल क्या 3 टू 3.5, तो प्रोडक्टिविटी कम है। ट्रेडिशनल फार्मर आज भी वही प्रैक्टिस का यूज कर रहे हैं, तो अनलेस और अनटिल हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो ये भी ग्रो नहीं करेगा। और द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग, तो फार्मर्स आज भी जब मार्केट में इनएफिशिएंसीज हैं तो प्राइसेस फार्मर को नहीं मिलेंगे। वही जो होता है कि फार्म टू फोक में बड़ा गैप रहता है, बीच वाले पैसे कमा लेते हैं रेदर देन फार्मर्स, और कंज्यूमर भी हाई प्राइस पे करते हैं। अगला आता है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। इसको देख लेते हैं कि कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं, तो इसको हम देखते हैं पहले। अब इट इज अ 5-year मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज। मतलब इसका जो मेन फोकस है वो है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, F5F विजन। तो जब भी कभी आए इस 5F को तुम अपनी तरह मोल्ड करके आंसर में लिख देना, कि फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट देनी है इसको, ताकि जो हमारा कॉटन है हम इस पर इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम कर दें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में आए, और इंडिया 50-80% ऑफ कैपेसिटी इज ड्रिवन बाय MSMEs। तो कॉटन की जो मेन है हब है वो है MSMEs। जब तक MSMEs की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, कॉटन पे हम इंपोर्ट करते रहेंगे कॉटन का, और इंपोर्ट पे डिपेंड रहेंगे। एम्स टू इंक्रीज द नेशनल एवरेज कॉटन यील्ड टू 700 kg पर हेक्टेयर, ग्लोबल एवरेज तक लेके आए। तो हमारा जो मिशन का मेन गोल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी लेके आए, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करें, MSME से फोकस करना पड़ेगा। 5F अप्रोच है। जब भी पढ़ें ऐसे पढ़ें कि 5F अप्रोच, प्रोडक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर, ग्लोबल एवरेज के बराबर लेके आनी है अपनी 700 kg पर हेक्टेयर। एग्जैक्ट फैक्ट बताएं, 80% इज लेड बाय MSMEs, तो फोकस ऑन MSMEs। और क्यों चाहिए मिशन की नीड, ये तो हमारे गोल है, हम क्या करना चाहते हैं ये है, हम क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज कॉटन में पेस्ट की मेनांस होती है, पेस्ट इन्फेक्शन, वही पिंक बॉलवॉर्म। तभी हम लेके आए थे अपना जो BT कॉटन है, HT-BT कॉटन लेके आए हैं, या व्हाइट फ्लाई। ये प्रॉब्लम है। रेन फेड क्रॉप है, तो क्योंकि कॉटन के लिए यू डोंट नीड अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन, तो रेन से भी चल जाता है। अप्रॉक्सीमेट 60% ऑफ इंडियन कॉटन इज प्रोड्यूस ऑन रेन फेड एरियाज। तो रेन फेड क्रॉप है, इसको तुम इरिगेशन से करोगे तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी है, आज भी 435 है। टारगेट क्या होना चाहिए, जो हमारा ऊपर पड़ा 700 kg। अनस्टेबल प्राइसेस हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कॉटन को लेके, उसके कारण क्या होती है, कॉटन की एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बड़ी क्या है, वेग है। और राइजिंग इंपोर्ट्स, इंडियाज कॉटन इंपोर्ट्स हैव सीन इंक्रीजिंग ट्रेंड, बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना पड़ेगा अगर हमें इंपोर्ट्स को कम करना है। अब आता है कॉटन प्रोडक्शन इंडिया। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन कॉटन एक्रेज विद अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड अंडर एरिया अंडर कॉटन इंडिया में है। पर वही है ना, हम प्रोडक्शन तो बहुत करते हैं, पर एरिया भी बहुत लेते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत लेते हैं, तभी कॉम्पिटिटिव नहीं है। इंडिया रैंक सेकंड इन कॉटन प्रोडक्शन विद एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज दिस। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी इंडिया में 39th है, एरिया बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। पर बात करें अगर हम प्रोडक्टिविटी की 39 नंबर पे है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, कंजम्पशन भी ज्यादा है। और कॉटन टेक्सटाइल की वैल्यू चेन कंट्रीब्यूशन, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज GDP अराउंड 2.3% एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर 45 मिलियन पीपल डायरेक्टली, बिकॉज ये बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो अगर हमें एम्प्लॉयमेंट बनानी है और जॉब्स बढ़ानी है तो इस इंडस्ट्री पे फोकस किया जा सकता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, या फिर जो हमने अभी पढ़ी है कॉटन वाली। ये है नेशनल मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी। अगला आता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड। एक ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स। अब भाई इंडिया में हम ऑयल पे लिए बड़ा ही इंपोर्ट करते हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाता है, और जबकि इंडिया में भी हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, तभी इससे एडिबल ऑयल्स के लिए हमने ये स्कीम लेके आए हैं। और ये स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया का इंपोर्ट जो करते हैं ऑयल, उस पर
हमारा डिपेंडेंसी कम हो, खुद बढ़ाएं ऑयल सीड। हमारा टारगेट है 47 मिलियन टन बाय 2025-6 एंड 60 मिलियन टन बाय 29-30। सीड की ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी होनी चाहिए साथी पोर्टल, ताकि हमारे पास टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स हो, ऑयल सीड्स हो, तभी ग्रोथ बढ़ेगी। 60 वैल्यू चेन क्लस्टर होने चाहिए across 347 districts. Exact number should be known if you mention about this mission. Farmer in this cluster will have access to high quality seeds. तो आप क्लस्टर्स बेस्ड अप्रोच है, क्वालिटी ऑफ सीड्स फोकस है, साथ ही पोर्टल है, और ये हमारा टारगेट है। व्हेन यू मेंशन दीज फैक्ट्स, लेट्स सपोज आपको ये मिशन कहीं मेंशन करना है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो यू विल मेंशन दिस मिशन। आप करते हो मिशन का नाम लिख के छोड़ देते हो, राइट अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ दैट मिशन, दैट दिस मिशन इज फोकसिंग on the seed availability by making a Sathi portal, seed authentication, traceability and holistic inventory, so that oilseed production can increase to 47 million by 2025 and 6. Need for self-sufficiency in edible oil पहला है, जैसे जैसे इंडिया में भाई पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हम देखा था कि मंथली पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे था, तो लोगों का ऑयल इन पे भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। इंपॉर्टेंस, ऑयल सीड आर सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी इन इंडिया आफ्टर फूड ग्रेन्स। तो उसके लिए अगर हमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है और एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस को मैच करना है ताकि हम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से बच पाएं, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर सीरियल्स। इंक्रीजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, तो बड़ा पंगा है, 50% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर एडिबल ऑयल्स, तो हम 57% ऑफ डिमांड के लिए बाहर पे डिपेंडेंट हैं, जो कि गलत बात नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भरता इन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल बहुत ज्यादा होता है 20 बिलियन, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इंपैक्ट पड़ता है, ये आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिमांड सप्लाई गैप। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू मेंटेन हाई इंपोर्ट ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मीट ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड, और क्रॉप स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है कुछ ही एरियाज में, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यही 85% के आसपास का बना रहे हैं ग्राउंड नट प्रोडक्शन। तो बड़ा ही क्या है, ये रीजनलाइज है इशू, ये जो ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल सीड प्रोडक्शन। कल्टीवेशन चैलेंजेस, 76% ऑफ ऑयल सीड कल्टीवेशन इज रेन फेड, मेकिंग इट वल्नरेबल टू द क्लाइमेट फैक्टर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो जैसे हमारा कॉटन है वो भी क्या है, मेनली रेन फेड है, ऑयल सीड भी क्या है, मेनली रेन फेड है, लो यील्ड पर हेक्टर, बाकी सारी कंडीशन के कारण ये क्या है। अदर कंट्रीज आर यूजिंग जीएम क्रॉप्स, हम नहीं कर रहे हैं, इससे क्या कर रही है, हमारी यील्ड वैसे कम हो रही है, कॉम्पिटिटिवनेस वैसे कम हो रही है। दैट्स व्हाई वी नीड दिस मिशन, बट दीज आर द चैलेंजेस इन अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी। पर हम कर तो फिर भी लेंगे, पर हमें चैलेंज भी पता होने चाहिए और क्या स्टेप्स लिए वो भी पता होने चाहिए। फिर आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करें, आपको पहले बताया था, अगर हम मार्केटिंग की बात करें, फार्मर के पास आज जो इशू है वो प्रोडक्शन का नहीं है। द इशू इज कि फार्मर के पास प्रोडक्शन है, उसका प्राइस नहीं रियलाइज कर पा रहा है वो। तो हाउ टू रियलाइज द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फार्मर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है। पहले तो मंडी सिस्टम होता था, ई नैम नहीं था, तो उसको वहीं मंडी में बेचना है, और मंडी में उनके पास किसके पास ज़्यादा डोमिनेंस है, जो आड़ती बैठे हैं। तो जब तक फार्मर्स के पास बहुत ही एवेन्यूज नहीं होंगे, मल्टीपल एवेन्यूज नहीं होंगे, वो स्टोर नहीं कर पाएगा अपनी क्रॉप्स को, तो वो बड़ा डिस्ट्रेस सेल करेगा। उसी को रोकने के लिए आ रहे हैं। रोल ऑफ इंटरमीडिएट को कम करना है, कि डायरेक्टली लिंक करवाएं किसको, फार्म को कंज्यूमर से। कैपिटल फॉर्मेशन करें, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी करें, ताकि फॉर एग्जाम्पल ई नैम, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन विद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज मतलब कि जब फार्मिंग करने से पहले वाली कौन से लिंकेज हैं, बैकवर्ड लिंकेज। आगे जो आगे सामान बेचना फार्मिंग के बाद वो है फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो मतलब आपको लॉजिस्टिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज हाउसेज होने चाहिए। जो भी हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है उसको आप स्टोर हाउस में रखें, वहां से बिल ले और बिल को एज अ लोन यूज करें। मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने कोई चीज बनाई, उसकी वैल्यू बनाए, मोनेटाइज करें उसको, और एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड प्राइस सिग्नल। क्योंकि जब एग्री मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी तो दे आर सोर्स ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड प्राइस सिग्नल, तभी फार्मर्स उसके बेसिस पे कर पाएंगे। आप देखेंगे इंडिया में पहले इस कॉमोडिटीज होती थी, एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज का ट्रेड होता था, उससे फार्मर को पता लग जाता है कौन सी ट्रेड की वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, वही मैं शो करूंगा। हमने वो बैन कर दिया था कि यू कांट डू दैट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और फिर आता है इश्यूज फेस्ड बाय दीज मार्केट्स इन इंडिया।
अब सबसे बड़ा इशू क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, फार्मर को हर मंडी के लिए अलग से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो हाई मार्केट फीस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एपीएमसीज, नो यूनिफॉर्म ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सेम नहीं है, तो कहीं जाएंगे मानेंगे आपकी क्रॉप सही वैल्यू है, उसकी क्वालिटी सही है, कहीं मानेंगे नहीं है। और लाइसेंसिंग के लिए कम्प्लेक्स ट्रेडर्स हैं, कम्प्लेक्स मंडीज हैं, पहला तो ये है। दूसरा है कि भाई आपके पास कोल्ड स्टोरेज हाउसेज नहीं है, फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, चाहे वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में इश्यूज हैं, इन्फॉर्मेशन की शॉर्टफॉल है, फार्मर को पता ही नहीं है भाई रियल टाइम इन्फॉर्मेशन की किसकी डिमांड है किसकी नहीं, मैं किस रेट पे बेचूं किस रेट पे ना बेचूं, लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड फंडिंग, नो नेशनल यूनिफाइड मार्केट, तभी हम ई-नैम लेके आए हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर वेरी हाई बिकॉज हमारी वैल्यू चेन इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है, फार्मर का आधा सामान तो बिक ही जाता है और कई बार प्राइस इतने कम हो जाता है कि फार्मर को स्टोरेज करने का भी कोई फायदा नहीं है। मान लो एक पेरिशेबल गुड्स हैं, टमाटर हैं आपके, टोमेटोज हैं, अब फार्मर ने बनाए, उसकी क्या लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत कम है ना, तो उसका प्राइस मान लो आज कम है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, अगर प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है तो कंज्यूमर को फायदा हो जाता है, प्राइस कम हो जाते हैं, फार्मर को नुकसान हो जाता है। अगर स्टोरेज हाउसेज होते, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती, तो वो शायद उन चीज़ों को बेच पाता। वे फॉर्ड यही है भाई, ई-नैम लेके आए सबसे, और मार्केट की फी को रैशनलाइज करें और इंटीग्रेशन करें, फार्मर शेयर इन कंज्यूमर स्पेंड ज़्यादा होना चाहिए। अशोक दलवाई कमेटी ने बोला था कि इंक्रीजिंग द फार्मर शेयर इन कंज्यूमर स्पेंड फ्रॉम 25 टू 40 टू 70%, कि अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो फार्मर को उसके 70 रुपए मिलने चाहिए। आज क्या आप 100 के खरीदते हो तो फार्मर को 30 ही मिलते हैं, 7 इंटरमीडिएट्स ले रहे हैं, मतलब फार्मर को आपको डायरेक्टली कंज्यूमर से लिंक करना पड़ेगा, फार्म टू फोक लिंकेजेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, सप्लाई चेन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में यहाँ तक? अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इधर वाला है कौन सा, दैट इज एक्सटेंशन सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती हैं भाई, जो भी एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रही है, मान लो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एक, उसने एग्रीकल्चर में रिसर्च की, अब वो रिसर्च लोगों तक, फार्म के फील्ड तक तो पहुंच सके, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंडिंग दोज रिसर्च नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, सपोर्ट फार्मर्स एंड रूरल प्रोड्यूसर्स इन अप्लाइंग साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यू नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपने कोई मान लो रिसर्च की, उसके बेस पे बताया कि आपको ऐसे ऐसे क्रॉप को उगाना है, पर आपने रिसर्च किया, फार्मर कैसे उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करे, उसके लिए पूरी की पूरी एक्सटेंशन सर्विसेज होती है। अब हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर भी है एक हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च की बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका काम यही होता है कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पे नॉलेज को, चाहे वो सीड की हो, चाहे प्रैक्टिसेस की हो, चाहे मशीनरी की हो, उसको डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से फार्मर तक पहुंचाना। एक्सटेंशन सर्विसेज बाय प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक इफको एंड क्रीबो ऑर्गेनाइजिंग क्रॉप सेमिनार्स। भाई आपने रिसर्च की, फिर इफको जो फर्टिलाइजर वाली कंपनी है वो फार्मर्स को बताती है, जैसे होता है ना रेडियो में आते हैं, रेडियो पे आता है ना कि भाई फार्मर्स के लिए सेपरेट चैनल हैं, टीवी पे भी आते हैं, तो वो जो कृषि चैनल हैं उससे इंफॉर्मेशन, रिसर्च इंफॉर्मेशन को फार्मर तक पहुंचाया जाता है कि कब क्रॉप को सो करना है, कब बीजना है, कब काटना है, कितना डालना है फर्टिलाइजर, कैसे बीजना है, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, पानी कब कब डालना है, ताकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। चैलेंजेस वही है भाई, इंडिया में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है टोटल कितना होता है, 0.7% एग्री जीडीपी। तो इंडिया एलोकेट्स 0.7 ऑफ एग्री जीडीपी टू एग्री रिसर्च विद जस्ट 0.16 टू एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। रीजनल वेरिएशन है, कुछ स्टेट्स के हैं हाई डिपेंडेंस ऑन लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, ईस्टर्न स्टेट्स हैव द लोएस्ट स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। स्क्यूड एलोकेशन, और इंडिया एलोकेशन फ्रॉम क्रॉप हस्बेंड्री कितनी है, 92%, बाकी के लिए फोकस ही नहीं है। तो स्क्यूड एलोकेशन है, रीजनल वेरिएशन है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर आता है लैक्स आउटकम ओरिएंटेशन, द पब्लिक एक्सटेंशन डिलीवरी सिस्टम हैज फंक्शन मोर एज अ टारगेटेड, कि इतने बंदों को हमें सर्विस देनी है, रेदर देन उसकी आउटकम क्या होगी, आउटपुट बेस्ड है रेदर देन आउटकम बेस्ड। और बाकी देखें कंट्रीज तो 0.5 to 1% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी ऑन एक्सटेंशन, इंडिया का बहुत कम है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, कृषि साखीज भी बनाए हैं, ऐसे लोग जिनका मेन गोल क्या है कि 1 लाख वुमेन एज पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स बाय 2027, ताकि वो एग्रीकल्चर नॉलेज को डिसिमिनेट करें और लास्ट तक पहुंच पाएं, ताकि 20 से 25% इंक्रीज हो किसका, एग्रीकल्चर रिसर्च को फार्मर तक पहुंचाने में। आया समझ में? तो दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स, फिर हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।